लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस कोर्स में। और आज के इस कोर्स में आप जानेंगे बहुत कुछ मिलेगा सीखने को, बहुत कुछ आज समझेंगे और बहुत सारे सवालों को आप हल भी करेंगे। तो मजबूती से तैयार हो जाओ, सब लोग रेडी हैं और मुझे उम्मीद है सब लोग रेडी होंगे और एकदम तैयारी से मजबूती है सवालों के जवाब जरूर देंगे। तो मैं चढ़ता हूँ। पहला सवाल, मेरा नाम है डॉक्टर ललित, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया गया होगा आपके द्वारा। प्रश्न नंबर 1, मैं अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हूं। 15 वर्ष बाद मेरे पुत्र की 2 गुनी आयु का मैं हो जाऊंगा। तदनुसार हम दोनों की आयु का योग कितना है? मैं अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हूं, 15 वर्ष बाद मैं अपने पुत्र की 2 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तदनुसार हम दोनों की आयु का टोटल कितना है, आपको योग बताना है। तो उम्मीद करता हूं इस योग को आप जरूर बताएंगे। और क्या देंगे? सभी को मेरा नमस्कार। तो देखते हैं आपका जवाब क्या होना चाहिए। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखते हैं कि आयु के बारे में बात हो रही है और सवाल बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने रखा हुआ है। तो मैं इसको शुरू करता हूँ, बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उसने बोला है भाई दुगनी का हो जाऊं, मैंने माना वर्तमान आयु, तो मैंने माना पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो x है, तो पिता की कितनी हो जाएगी? पिताजी की होगी 3x, 3 गुना हो गया ना वो। उसने बोला 15 साल बाद, अब 15 साल बाद क्या रेशो होगा? तो भाई 15 साल बाद की अगर हम बात करते हैं तो भाई पिता की आयु 3x, पुत्र की आयु x, उसमें 15 जोड़ दें ऐसे करके, तो वो कितना हो जाएगा? वो आयु का दुगना हो जाएगी, यानी इसकी आयु दुगनी हो जाएगी। दुगनी का मतलब कितना हो गया? यानी वो 2/1 हो जाएगी। भाई पिता की आयु दुगनी, पुत्र की आयु 1 अनुपात ये हो जाएगा। आपने कहा कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया गया, 3x + 15 = 2x + 30। अब इसको उधर भेजे, इसको उधर लाए तो क्या हो जाएगा? आपने कहा 3x - 2x = 30 - 15, x = 15। तो जो x है उसकी आयु 15 है, जो x है 15 है। तो पिताजी की आयु कितनी हो गई? आपने कहा पिताजी की आयु 3x थी, तो 3 × 15 45 साल। तो पिताजी की आयु 45 साल है, पुत्र की आयु 15 साल है, दोनों का टोटल पूछा था। तो 45 + 15 = 60 ईयर। तो दोनों की आयु का टोटल 60 साल होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे तो उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इजी सवाल था, बस थोड़ा सा सोच लो कि उसने बोला क्या है। ठीक है ना? क्लियर हो गया है? क्योंकि उसने यहाँ बोला था हम दोनों की आयु का योग, अब 15 वर्षों बाद पुत्र की आयु का मैं दुगुना हो जाऊंगा, तो 2:1 के अनुपात में हो जाऊंगा। इसीलिए हमने इसका आंसर इस तरह से निकाला। होप से समझ में आया होगा। एक और सवाल, 2 संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है। तदनुसार उनके वर्ग का योग कितना होगा? The sum of two numbers is 24 and their product is 143. Accordingly, what will be the sum of their squares? अभी आएगा 5 क्वेश्चन के बाद शुरू होगा आयुष। 5 प्रश्न के बाद हम पेडागोगी लेंगे, पहले 5 क्वेश्चन कर लो, देखते हैं क्या जवाब मिलता है। The sum of two numbers is 24. तो ये भी बहुत इजी सवाल है, आप लोग आंसर देते रहिएगा साथ साथ में। और यहाँ पर आंसर सी मिल चुका है मुझे रितु की तरफ से 290। तो देखते हैं, 2 संख्याओं का जोड़, यानी आप 2 संख्याओं को जोड़ते हैं ए और बी, उनका टोटल 24 आता है। अगर गुणा करते हैं ए बी तो 143 है। तो उसने बोला इनके वर्गों का योग, अगर मैं इस वाली संख्या का वर्ग कर दूं तो क्या होगा? आपने कहा a + b का होल स्क्वायर क्या होगा? a² + b² + 2ab। अब a + b तो 24 है, 24 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? a² + b² + 2 × ab कितना था? 143। तो भाई 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। सबको पता होगा 576 होता है। तो a² + b² = इसका स्क्वायर देखिए 576 माइनस 14 दूनी 28, 286। अब इसको बता दो कितना हो गया? दैट इज 290। दैट इज द राइट आंसर। क्लियर है? सिर्फ एक ही मुझे आंसर मिला आप लोगों का, बाकी सबने आंसर नहीं दिया। बहुत ही आसान सवाल था, क्योंकि आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। मैं यहाँ भी बता दूं कि भाई 24 का स्क्वायर इधर लिखा मैंने, और जब इसको इधर भेजा तो माइनस का हो गया, इसलिए इसको डायरेक्ट कर दिया गया है। तो 290 इसका सही जवाब था। और ऐसे प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में मिलने के पूरे चांसेस हैं, भरपूर चांस हैं। तो आप इस पूरे मौके को कैश करें और फायदा उठाएं। वेरी गुड। वन मोर क्वेश्चन, ये रहा। चलो, 23 × 64 - 24 / 100 का मान क्या है?
देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 23 इंटू 64 माइनस 24 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन आपके सामने है। सर एक फॉर्मूला बता दीजिए। देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, ये 3 फार्मूले होते हैं जो a पर चलते हैं ऐसे, ठीक है ना। अगर a माइनस बी कर दो तो पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस है ना, दोनों की गुणा का डबल। इसको करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, क्योंकि प्लस है ना, दोनों की गुणाओं का डबल। इसमें क्या होता है, एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। दीज आर द 3 फॉर्मूलाज ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है रितु, चलो तो सवाल आपके सामने था, देखेंगे जवाब आना चाहिए तेजी से। कुछ महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो वैल्यू ऑफ 23 इंटू 64 माइनस 24 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू व्हाट। और यहाँ पर ए ऑप्शन देने की पूरी कोशिश जारी है, सब लोगों ने ए ऑप्शन देने की कोशिश की है। चलो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट सॉल्व होता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा, 23 मल्टीप्लाई बाई, अब देखो 64 में से 24 गए तो 40 रह गया, डिवाइड बाई 100। अब 100 तो पहले डिवाइड होगा ना, तो 23 मल्टीप्लाई बाई 40/100, 0 से 0 कट गया, और 2/5, 4 10 से काटे 2.3, तो 2.3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 दिया 12, 4 दूनी 8 और 9.2। क्लियर है, आसान था। क्या हो रहा है, आज तो सब सवाल सही मिल रहे हैं, आज तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा सवालों का, और आप समझते जाएंगे धीरे धीरे। ओके, क्लियर था, सिंपलीफिकेशन का सवाल था, इसको आप आसानी से कर सकते थे, कोई भी ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा दिक्कत नहीं होनी थी। यदि y और 1/y का माध्य m है, तो m³ और 1/y³ का माध्य क्या होगा। प्रश्न आपके सामने है, यदि आपके सामने दिया हुआ है y और 1/y का माध्य m, तो आपको बताना है सवाल का जवाब कि भाई m³ क्या होगा। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। का माध्य आपको बताना है, समांतर माध्य बताना है आपको। लेट्स सी व्हाट विल बी राइट आंसर। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, करने की कोशिश करेंगे। इसको ये y³ कर लो इसको, तब सही सवाल हो जाएगा। m, हाँ ये तो m है, इसको y³ कर लो, ये तो m ही है, क्योंकि m³ के साथ नहीं निकालेंगे आप, m³ का तो वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन मिलने लगे हैं। ओके लेट्स सी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ए बी सी डी के रूप में मैं समझा देता हूँ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना। y और 1/y का माध्य, माध्य का मतलब क्या होता है, एवरेज ही तो होता है। तो y प्लस 1/y को 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट m, यही तो मतलब है। अगर मैं y को y प्लस 1/y को 2 से डिवाइड करूं तो मुझे m ही मिलेगा, या मैं कह सकता हूं यहां से कि y प्लस 1/y इज इक्वल टू 2m। क्लियर है, तो मुझे y³ और 1/y³ का माध्य निकालना है। तो मैंने क्या काम करा, इसका क्यूब कर दिया दोनों तरफ, भाई क्यूब ही तो करूंगा मैं। तो क्या करें, ये क्या हो जाएगा, तो y³ y प्लस 1/y का क्यूब इज इक्वल टू 2m³। तो ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक, क्योंकि मुझे क्यूब निकालना है तो मैंने बोथ साइड का क्यूब कर दिया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। ओके ओके गुड। तो देखते हैं, अगर मैं y प्लस 1/y का क्यूब करता हूं तो क्या आता है मुझे। तो ऐसे कर लें, y प्लस 1/y का क्यूब। ओके एक मिनट रुकिएगा, वेट 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 वेट, थोड़ा सा रुकिएगा, मैं और तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा। इसको छोड़ो अभी, इसको ऐसे ही रहने दो इक्वेशन को, शॉर्टकट और लेते हैं, थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा उससे। हाँ, इसको ऐसे करने की कोशिश। इज इट क्लियर। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है y³ प्लस 1/y³।
तो ये तो निकालना है, इसका आधा करूंगा तभी तो मुझे मिलेगा आंसर। तो मैंने वाई क्यूब प्लस 1/y³ कर दिया। अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालूं तो क्या होता है, y प्लस 1/y इंटू पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होगा ना। अगर मैं y प्लस 1/y का क्यूब मुझे निकालना है तो इसको करूंगा फॉर्मूला, यही तो बनेगा y³। हाँ अभी समझ में आ रहा है, तो कुछ भी नहीं किया, अभी समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने वो बड़ा वाला स्टेप वहां से हटा दिया। भाई ये तो सिंपल था ना, y और 1/y का माध्य क्या होगा, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दे तो मैंने इक्वेशन निकाल ली ये वाली। उसने बोला है मुझे इसका वैल्यू बताओ, y³ प्लस 1/y³/2, यही तो होता है इसका माध्य। तो मैंने इसका वैल्यू लिखा यहाँ पर देखा, तो ये मेरा फॉर्मूला ओपन हो गया। माइनस का नहीं नहीं नहीं, वो क्यूब होल क्यूब का 3 अभी होता है, समझो। अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या होता है, यही तो होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, यही तो होता है क्यूब का। वो होल क्यूब की आप बात कर रहे हैं, अगर मैं इसका ऐसे होल क्यूब करता हूं तब 3 आता है। आयुष बात समझ में आ रही है? हाँ अब समझ में आ गया होगा। तो करें, तो भाई y प्लस 1/y का वैल्यू तो मुझे पता है 2m है। अब इंटू y से y कट गया तो क्या बच गया, y² प्लस 1/y² माइनस 1। इज इट क्लियर? y² प्लस 1/y² माइनस का 1। इज इट क्लियर? एक एक स्टेप पूछता चल रहा हूं, जहां पर जिसको दिक्कत है मुझे बता देना। क्लियर है? चलो अच्छा, अगर इसको मैं करूं 2m, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता है। तो मैंने क्या देखा, अगर मैं y प्लस 1/y का होल स्क्वायर कर दूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, y² प्लस 1/y² माइनस 2y इंटू 1/y माइनस का 1। करके देख लो। मैं 4 बजे पढ़ाता हूँ, 4 PM। भाई अगर मैं इसको क्वेश्चन सॉल्व करूं तो मैंने y प्लस 1/y का होल स्क्वायर क्या होता है, इधर लिख देता हूँ, y² प्लस 1/y² प्लस का 2y, और इसमें मैंने पुट कर दिया ये वैल्यू जो मैंने रखी है, माइनस का 2y से 2y कट जाएगा और -1 रह जाएगा, तो ये संख्या मुझे वही मिल जाएगी जो मुझे चाहिए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा तभी बात बनेगी, नहीं तो ऐसी बनेगी नहीं बात। मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, कि नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए पीपीटी पर जाना पड़ता है। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, यहाँ पर ओके, आ गया नया पेज। चलिए, तो इतना समझ में, अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब इतना आपको समझ में आया तो मैंने क्या निकाला, मैं इसको लिख देता हूँ जो मैंने अभी लिखा, जिससे कि आपको याद रहे। 2m इंटू क्या था, y प्लस 1/y का होल स्क्वायर माइनस का 2y इंटू 1/y माइनस का 1। क्लियर है? अब इसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 2m तो बाहर है ही, इसको देखें, y प्लस 1/y मुझे पता है 2m है मेरा, 2m है ना, अभी देखो दिखाया था ये रहा, पुट कर दिया, माइनस का 2y माइनस का y दैट इज -3। तो मेरा इक्वेशन ये आया जो मैंने निकाला, 2m इंटू 2m स्क्वायर माइनस 3। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है y प्लस 1/y³ का बटा 2, दो भी तो करना है भाई, फॉर्मूला तो y³ प्लस 1/y³/2, यही तो निकालना है, यही तो उसका है जो मुझे समांतर माध्य निकालना है। तो 2 से डिवाइड कर दो, जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा व्हाट आई विल गेट, 2 से 2 काट दिया भाई, तो क्या बना, दैट इज m इंटू 4m² माइनस का 3। दैट वुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, सपना। ओके, अरे क्या हो गया भाई, सपना डोंट वरी। हाँ थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखो इस एल्जेब्रा के क्वेश्चन में थोड़ा सोचना तो पड़ेगा, ये क्वेश्चन बिना सोचे समझे नहीं होते, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोशिश करिएगा और आपस में फाइट मत करिएगा। एक और सवाल, चलो बताओ। अर्पणा ने अपनी 4 गाड़ियों में क्रमशः, एक आसान सवाल दे रहा हूं, चलो, 500 रुपये 75 पैसे, 1050 रुपये 45 पैसे, 400 रुपये 99 पैसे तथा 800 रुपये 50 पैसे का पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवाने के बाद उसके पास 247 रुपये 31 पैसे शेष बच गए। अर्पणा के पास कुल कितनी राशि थी?
देखते हैं जवाब क्या मिलता है। अर्पणा के पास कुल कितनी राशि थी? बहुत ही आसान सा सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल में गड़बड़ी नहीं करेंगे। लेट्स सी क्या मिलता है जवाब। ऑप्शन ए 2,500 रुपए, ऑप्शन बी 2,200 रुपए, 2,700 या 3,000 रुपए। एक आसान सवाल है, करने की कोशिश करेंगे सभी लोग और मुझे उम्मीद है इसमें कोई भी अटकेगा नहीं। कुल मिलाकर आपके सामने पैसे बता दिए गए, 500 रुपए 76 पैसे, 1,050 रुपए 45 पैसे, 400 रुपए 99 पैसे और 800 रुपए 50 पैसे। इस तरह का पेट्रोल डलवा, इतने शेष बच गए। तो मतलब क्या, कुल राशि कैसे निकालोगे भाई? जितने का पेट्रोल डलवाया वो सब आपने ऐड कर लिया। कैसे ऐड किया? आपने कहा सर 500 रुपए 75 पैसे तो ये हो गए, 1,050 रुपए 45 पैसे ये हो गए, 400 रुपए 99 पैसे ये हो गए और 850 पैसे ये हो गए। सबको जोड़ दें तो कितना हुआ? 5 5 10 और 9 19। कहां से लगा? एक 7 और एक 8 और 4 12, 12 9 21 और 5 का 26 का 6 का हासिल लगे तो 0 2 यहां पर आ गया भैया, 5 यहां पर आ गया, 5 और 4 9 और 8 13, 13 का हो गया 3, 7। ये आपके सामने टोटल अमाउंट आ गया 2,552 रुपए 69 पैसे। अब उसके पास शेष कितने बचे रहे थे? ये वाले। तो टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए? 2,752.69 और 247 उसके पास बच गए। तो कुल कितने पैसे थे? 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 10, 7 2 9 और 1 10, 5 9 और 1 10, 7 2 9 और 1 10 और 3,000 रुपए टोटल। आसान था, जोड़ने का ही सवाल था लेकिन थोड़ा सा बड़ा था, दशमलव वाला जोड़ था। इसको आप आसानी से कर सकते थे अगर आपको जोड़ने की कला सही से आती है, तो ये आसानी से हो जाता। चलिए, बहुत ही जोड़ने का सवाल था, नाजुक सा सवाल था। पैडागोगी की बात करेंगे इसके बाद। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रम से 5 और 36 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना है? If the difference and product of two numbers are 5 and 36 respectively, then the difference of their inverse is what? 5 upon 36, 31 upon 36, 5 upon 9, 9 upon 5। दो संख्याओं का अंतर दिया है, उनका गुणनफल भी दिया है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर आपसे पूछा है। व्युत्क्रम मतलब इनवर्स। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन मिला है ऋतु का 5/36 ही होगा। चलो ऋतु, बहुत अच्छी बात है, आपने कहा है तो जरूर देखेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। समझो, उसने बोला दो संख्याएं आपके पास ए और बी। उसने बोला दोनों का अंतर, अगर ए में से बी घटाते हो तो 5 आता है और दोनों की गुणा करते हो तो 36 आता है। ये तो बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने बोला इनका व्युत्क्रम, अब ए का व्युत्क्रम, ए का इनवर्स क्या होगा? 1/a और बी का इनवर्स क्या होगा? 1/b। उसने बोला दोनों का अंतर क्या होगा? तो अगर मैं 1/a माइनस 1/b कर दूं तो क्या होगा? आपने कहा ए बी, यहां पर एलसीएम आ गया, आपने घटाया तो बी यहां पर और माइनस का ए। क्लियर है भैया? अब b माइनस ए को आप चाहे a माइनस बी कर लो, क्योंकि अंतर की बात हो रही है तो अंतर में आगे पीछे कोई भी हो सकता है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अंतर जब पूछा जाता है, डिफरेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो क्या हुआ? आपने कहा b माइनस या a माइनस बी 5 और ए भी कितना? 36। तो राइट ऑप्शन 5/36 है। राइट ऑप्शन इज ए। क्लियर है भाई? समझ में आ रही है बात सभी लोगों को? क्लियर आंसर है? कोई शक, समस्या, टेंशन, चिंता, चिकन की लकीर कुछ भी हो तो यू कैन आस्क। ऋतु बहुत अच्छे से आंसर दे रही है, वेरी गुड। एक और सवाल, सबसे फास्ट आंसर आ जाता है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ए एंड बी, ओके सपना, ए एंड बी can do a work in 12 days. B and C can do the same work in 15 days. And C and A can do the same work in 20 days. In how many days will on do the same work? तो इस सवाल को मैंने आपको बताया हुआ अभी कि अपॉन ओपन मत करना। सिंपल देखो, ये हो गया भैया A, ये हो गया B और ये हो गया C।
है ना। लेकिन ए बी सी तो 3 लोग थे, लेकिन उसने क्या कहा कि जब ए और बी मिल जाते हैं तो ए प्लस बी जब दोनों मिलके काम करते हैं तो काम 12 दिन में हो जाता है। जब बी प्लस सी दोनों मिलके काम करते हैं तो काम 15 दिन में हो जाता है। और जब सी और ए दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम 20 दिन में पूरा हो जाता है। तो सबसे पहला हमारा टास्क है कि काम कितना है, टोटल वर्क कितना है। सबसे जरूरी टास्क तो यही है कि वर्क कितना है। तो वर्क क्या होता है, मैंने पढ़ाया हुआ है। वर्क क्या होता है, इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम। तो ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाए दैट इज 60। देखो 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 20 दिया 60। तो यहां से हम उनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। अब कार्य क्षमता क्या है, 60 हमारे पास यूनिट काम है, वो ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में करते, तो एक दिन की क्षमता कितनी आई, 60 में 12 का डिवाइड किया तो 5। बी और सी की 4 और सी और ए की 3। तो इनकी कार्य क्षमताएं हैं। तो बी, ए और बी एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, बी और सी एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, और सी और ए मिलकर तीनों दोनों एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। अगर मैं टोटल काम जोड़ूं एक दिन का तो कितना आएगा, तो आपने सबको जोड़ दिया, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 5 प्लस 4 प्लस 3। यानी एक ए और एक ए, 2 ए, एक बी और एक बी, 2 बी, और सी 2 सी इज इक्वल टू 5 4 9 3 12। तो हमने कॉमन निकाला, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12/2 बराबर 6। यानी अगर मैं यहां आपसे कहूं कि ए बी और सी अगर तीनों मिलकर काम करें तो एक दिन में 6 यूनिट काम होगा। ये बात समझ में आ गई, क्लियर, सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब सवाल बचता, उसने बोला ए काम को कैसे करेगा। अब देखो भाई, तीनों मिलके 6 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। तो अगर मैं देखूं बी और सी का काम कितना एक दिन का, 4। तो अगर मैं बी और सी का वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 4 बराबर 6। तो ए बराबर 6 माइनस का 4 बराबर 2। यानी ए एक दिन में अकेला अगर काम करता है तो वो 2 यूनिट काम कर पाता है। अगर वो अकेला 60 यूनिट काम को करे तो क्या कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में। दैट इज द राइट ऑप्शन सी। क्लियर हो गया भैया, सबको समझ में आ गई बात, क्या सवाल था। कोई इशू तो नहीं, किसी को कोई टेंशन हो तो मुझे बता दे। वैसे सवाल बहुत ही आसान था, आपने इजीली इसको मैनेज कर लिया और आपने इसको आसानी से समझा भी। दैट्स वेरी नाइस एंड गुड, वेरी गुड। अच्छा सवाल, अच्छा जवाब आपने दिया है। और चलो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और प्रश्न की। समझ में आया ना सबको कैसे करना है। तो ये सवाल आपको यूपी टेट में मिल सकते हैं जैसे सवाल मैं कराऊं, या फिर आपको एमपी टेट में भी मिल सकते हैं। आप जो भी टेट पढ़ेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स लगभग सभी में एक जैसा आता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, वो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। एक और चलो, ट्राइंगल एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रम से डी ई एफ है, जैसा कि आपको आकृति में दिखाया गया है। निम्न में से कौन सा सत्य है, ट्राइंगल डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल है। ट्राइंगल डीईएफ का क्षेत्रफल ट्राइंगल एबीसी के क्षेत्रफल का आधा है। ट्राइंगल डीईएफ का क्षेत्रफल 1/3 ऑफ ट्राइंगल एबीसी का एरिया, या ट्राइंगल डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर, दोनों एक जैसे होगी, इसको 1/4 कर लो भाई। ये एक जैसा लिख के इसको मैं 1/4 कर देता हूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना। ओके, इसको मैं एक बार, हाँ, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि दो ऑप्शन एक जैसे हो जाएंगे तो आप बार बार मुझे मुझे बोलेंगे कि सर जी आपने एक जैसे ऑप्शन करा दी तो मैंने गड़बड़ हुई, है ना। तो एंगल डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर 1/4 इंटू ट्राइंगल एबीसी का एरिया। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो शायद ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है और शायद आप इसको जानते भी हैं, इसको कैसे करते हैं। जब भी किसी भी ट्राइंगल के मध्य बिंदुओं से कोई ट्राइंगल बनाया जाता है, जैसे कि यहां बना हुआ है एबीसी था, तो ए बी का मध्य बिंदु एफ है, ए सी का ई है और बी सी का डी है। तो इनके जो मिड पॉइंट से ट्राइंगल बनाया जाता है, तो जब भी वो ट्राइंगल बनता है तो ट्राइंगल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके अंदर कितने ट्राइंगल बने, कितने ट्राइंगल का निर्माण हो गया, आपने कहा सर उसके अंदर निर्माण हो गया इतने ट्राइंगल्स का, 1 2 3 एंड 4। और ये चारों ट्राइंगल बराबर होते हैं, ये चारों ट्राइंगल बराबर होते हैं। तो अगर इसमें से आप किसी भी एंगल का निकालेंगे, सपोज आपने इस वाले एंगल का निकाला, तो ये इसका चौथा हिस्सा, तिहाई हिस्सा नहीं है। दैट इज
DEF का क्षेत्रफल 1/4, क्योंकि चौथाई हिस्सा 1 2 3 4 हो गया ना, तो ये चौथाई हिस्सा है। लेकिन कब होगा? ये तभी चौथाई हिस्सा बनेगा जब ये इनके मध्य बिंदुओं से बनेगा। अगर कोई भी आप खींच दोगे तो उसमें नहीं लगेगा। कभी आप सोचो सर मध्य बिंदु तो था नहीं, मैंने तो वही पढ़ा था, ऐसे नहीं। तभी बनेगा जब ये इसके मिड पॉइंट से बनता है, इसकी माध्यिकाओं से बनता है, जहां पर ये दोनों मध्य बिंदु बने। तो हमेशा वो 4 ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है। और कंप्लीट का क्या होगा? इन सबके ट्रायंगल्स का टोटल जो होगा इन सबका एरिया। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया होगा सब? बहुत बढ़िया। एक और सवाल, वन मोर क्वेश्चन फॉर योर। थैंक यू ऋतु। चलिए, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, दोनों कोण होंगे। द डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट is 40. Both angles will be what? अब सवाल आपके सामने है, दोनों का अंतर 40 बताया गया है और आप आसानी से कर भी सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको सारे एंगल्स दिखाए गए हैं। और अगर मैं इसको ऑप्शन से करने की बात करता हूं तो देखो, ऑप्शन से करोगे तो सभी का अंतर 40 है ना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो सवाल एक बार में, तो इसके दोनों कोण होंगे, दोनों कोण बताने हैं, और 25 और 65। चलिए, तो पहले बता दूं थोड़ी सी कहानी तो आपको इजी लगेगा। कोटि पूरक को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मीनिंग क्या होता है कि ये दो ऐसे कोण, एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों को जोड़ा जाए, उनका टोटल 90 डिग्री आ जाए, तो वो कोटि पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, या इनको पूरक भी कहते हैं। अगर दो कोणों का टोटल 180 डिग्री आ जाए तो उसको संपूरक, सप्लीमेंट्री या फिर अनुपूरक कोण कहते हैं। याद रहेगा? ओके। तो संपूरक का मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूं उनके नाम, कभी आप एग्जाम में भूल जाए। संपूरक या अनुपूरक या इसको सप्लीमेंट्री। इसको क्या बोलते हैं जो दोनों का कोण 90 होता है? कोटि पूरक, इसको पूरक भी बोला जाता है और इसको कॉम्प्लीमेंट्री भी बोला जाता है। तो देखो, अगर मैं आपको बताऊं दो कोणों का टोटल 90 डिग्री है, तो आपने क्या देखा, 70 30 तो 100 होता है, 70 110 180 होता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 65 और 35 भी 100 होता है, सिर्फ 25 और 65 जो है वो 90 होता है। तो ऑप्शन तो यहीं से मिल जाता है। लेकिन इसको बेसिक से कैसे करें वो भी आपको पता होना चाहिए, कई बार अटक जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि दो कोटि पूरक कोणों का टोटल जो होता है वो 90 होता है। उसने बोला दोनों का अंतर 40 है, तो यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 40। अब इसमें ऐड कर दो, इसको कट गया तो 2a इज इक्वल टू 130। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 130/2 इज इक्वल टू 65। जब एक 65 दूसरा बड़ा 25 आ जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, काफी अच्छा जवाब आप लोगों की तरफ से मिला, दैट्स वेरी नाइस। अब बढ़ते हैं आगे एक और प्रश्न की तरफ और देखते हैं वन मोर क्वेश्चन एट योर स्क्रीन। देखेंगे जवाब में क्या देंगे आप। किसी दो अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वे संख्या क्या है? किसी दो अंक की संख्या में अंकों का गुणनफल, अगर दोनों अंकों की गुणा करते हैं तो वो 6 है। उस संख्या में 9 जोड़ने पर, अगर आप उसमें 9 जोड़ दें तो वो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। ओके, देख लेते हैं। तो आपको बताना है जवाब। द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 6, एडिंग 9 टू दैट नंबर चेंज द नंबर ऑफ डिजिट इन द नंबर ऑफ डिजिट, तो नंबर इज व्हाट? तो यहां पर ऑप्शन लगे हैं आप लोगों की काफी, जैसे कोशिश जारी है। चलो देखते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल था, इसको तो बहुत इजीली चुटकियों में आप कर सकते थे, सबको पता है। देखो, पहली बात तो दो संख्याओं का गुणनफल 6 है, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, ये तो होंगे नहीं। एक 6 का 6 और 2 तिया 6, दो संख्याएं आपके सामने मिलेंगी, या तो एक 6 होगा या 2 3 होगा। अब उसने बोला उसमें 9 जोड़ दो, इसमें 9 जोड़ दो तो कितना आएगा, 25। और वो कह रहा है इसका आंसर 61 आना चाहिए, तो गलत हो गया। इसमें 9 जोड़े तो कितना आ जाएगा, आपने कहा 32, बदल गए ना स्थान, 23 का 32 बन गया। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, सबको पता था, बहुत बढ़िया। सी नहीं होगा अर्चना, व्हाई यू आर गिविंग सी? सी इज नॉट द राइट आंसर, द रॉन्ग आंसर, सी इज नॉट द राइट आंसर। सी तो ऑलरेडी
4 और 3, 4 3 12 हो रहा है ना, गुणा आनी चाहिए 6, है ना। एक और प्रश्न फिर तो 10 सवाल सक्सेसफुली आपने किए बहुत ही अच्छे तरीके से, और मुझे लग रहा है कि आपके आंसर काफी अच्छे हैं, और इसी तरह से अगर आप आंसर करेंगे तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू ऑल। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, चलो बताओ। निम्न में से कौन सी विधि, पर पेडागोगी ये भाई 5-7 सवाल पेडागोगी के भी हैं। निम्न में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि या अनुसंधान विधि? Which of the following method is based on the principle of look, listen and understand? It's laboratory method, it's demonstration method, lecture method और research method। या इसको heuristic approach भी बोल देते हैं। तो देखो, सुनो और समझो, सवाल में भी यही है, समझ लो। ये जो तीनों चीजें वो हमेशा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पे काम करता है, प्रदर्शन विधि पर। हालांकि ये प्रयोगशाला विधि या जो मॉडल है उनका ही पार्ट है, लेकिन इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा मॉडल को शो करता है, वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हाउ इट वर्क, कैसे काम करेगा, वो प्रेजेंटेशन देता है। यानी वो पीपीटी पर प्रेजेंटेशन दे, ओएचपी से प्रेजेंटेशन दे, या फिर खुद खड़ा होकर मॉडल उसके पास होगा, उसकी वर्किंग समझाए। तो ऐसी विधि को डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी प्रदर्शन विधि कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आपने दिया है, बी। क्या बात है, हाँ आज तो कुछ होगा। एक और, कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका आशय है कि उसे स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, या जोड़ का ज्ञान नहीं है। देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। बस मुझे तेजी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके समक्ष है। और यहां पर आंसर मिला है ए। बस मुझे, आप ऑप्शन करें तो बस मुझे 1 मिनट का ब्रेक दीजिए, मैं पानी ले, मेरा पानी खत्म हो गया, 1 मिनट के लिए। ओके, माफ कीजिएगा दोस्तों, आपके प्रतीक्षा के लिए धन्यवाद। ओके, तो सब जानते भाई उसको बोला 5050 लिखो, यानी ऐसे लिखो। और भाई साहब ने क्या करा, भाई साहब जी एक जीरो को खा गए, और ये जीरो को खाना ही क्या कहलाता है, यही तो स्थानीय मान की संकल्पना कहलाता है। यहाँ बच्चा गिनता इकाई दहाई सैकड़ा हजार, और यहाँ उसने गिना इकाई दहाई सैकड़ा। बचपन में हम भी बहुत करते थे। क्या आपने कभी इस जीरो को मिस किया है तो कमेंट में बताइएगा। बहुत बार हमने मिस किया है इन जीरोस को, जिस पर हमारी बहुत ज्यादा आशीर्वाद भी मास्टर जी के मिले हैं। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, सबने सही बताया। चलो, गणित की प्रकृति कैसी है, बहुत ही हलवा प्रश्न है, और इसकी प्रकृति कैसी है इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स, कई बार मीनिंग भी पूछ लेता है। तो अच्छा किया है सबने, ओके। तो देखते हैं इसका, पहले मीनिंग समझ लो, हालांकि आंसर सबको पता है, तार्किक है। अब तार्किक क्यों है इसका थोड़ा सा पीछे इतिहास जान लो पहले। देखो, मैथमेटिक्स वर्ड है ना, और मैथमेटिक्स जो वर्ड है ये गणित इसी से बना है। गणित जो मैथमेटिक्स का अंग्रेजी वर्ड है उसके
से बना है, और मैथमेटिक्स जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, मैंथानो प्लस लर्न। मैंथानो का मतलब होता है कैलकुलेशन, प्लस लर्न, और कैलकुलेशन का मतलब तो गणना, और लर्न माने सीखना। ठीक है, तो अगर मैथमेटिक्स के वर्ड की बात करूं तो मैथमेटिक्स का मीनिंग क्या निकला, गणना सीखना। यानी आप ये कह सकते हैं ना, गणित एक ऐसा विषय जिसमें गणित सीखा जाता है, गणित एक ऐसा विषय जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है, गणित में गणना करना सीखा जाता है, यह गणित गणनाओं का विज्ञान है। अब ये गणनाओं को सीखना क्यों प्राइमरी लेवल से रखा, कक्षा 1 से रखा गया, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर बच्चा मानसिक रूप से गणित को पढ़ता है, और उसको गणित पढ़ाने का रीजन ये होता है कि मैथमेटिक्स की जो प्रकृति है, जो उसकी नेचर है, वो लॉजिकल है। बचपन से ही बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करने की कोशिश करता है, तो वो ज्यादा, उसका दिमाग जो है वो ज्यादा वास्ट होता है, और वो चीजों को जल्दी अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। इसी वजह से गणित की जो प्रकृति है तार्किक है, और इसी नेचर के बिहाफ पर स्टार्टिंग से ही कक्षाओं में गणित को इंप्लीमेंट किया गया है। राइट ऑप्शन था तार्किक। भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। ए, विभिन्न भिन्नों के अंश और हरों की पहचान कराकर, एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर, भिन्नों को ए अपॉन बी के रूप में लिखकर, जहां बी नॉट इक्वल टू 0, उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान करा। To introduce the concept of fraction, a teacher can start by identifying the parts and denominators of different fractions, finding the fractions on a number line, writing fractions as a upon b, where b not equal to 0, by identifying the fractional parts of the objects around them. और ये तो सबको पता है कि एनसीएफ जो हमारा है, एनसीएफ में से क्या कहता है, अभी तक 2005 ही पढ़ रहे हैं ना, एनसीएफ 2005 क्या कहता है, एनसीएफ 2005 कहता है कि भैया जो भी करो अच्छे से करो, और जो भी करो वो अपने दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ो, दैनिक जीवन को कनेक्ट करके पढ़ो, दैनिक जीवन के जो मूर्त वस्तुएं हैं उनको उदाहरण के रूप में प्रयोग करो। और आपको तो सब पता है, राइट ऑप्शन है कि बालक को स्टार्टिंग में उसके आसपास की जो भिन्नात्मक वस्तुएं हैं उनमें भिन्नात्मक भागों की पहचान करके बताओ, जिसमें कागज की पट्टी मोड़ने वाला एग्जाम्पल हो गया, किसी रोटी को तोड़कर बांटने वाला एग्जाम्पल हो गया। दीज आर दी जनरल एग्जाम्पल्स। वन मोर क्वेश्चन, निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन कीजिए। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 1 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू 121, 111 गुणा 111 इज इक्वल टू 12,321। इसी के अनुसार 11,111 में 11,111 की गुणा की जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा। हालांकि ये शॉर्ट ट्रिक भी है कि 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 1,111 का स्क्वायर, या 11,111 का स्क्वायर, इनकी एक बहुत अच्छी ट्रिक भी है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। और यहाँ पर ऑप्शन ए मिल रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर एक ही नंबर है ना, तो नंबर सिर्फ एक तक चलेगा। इसमें दो नंबर थे ना, एक दो, तो गिनती कहाँ चलेगी, एक दो, फिर वापस गिनती। इसमें तीन थे ना, एक, तो एक दो तीन, उसके बाद वापस। इसमें चार होते तो क्या होता, एक दो तीन चार, फिर उसके बाद वापस तीन दो एक। इसमें पांच है तो कहां तक गिनती जाएगी, एक दो तीन चार पांच, चार तीन दो एक। दैट इज द राइट आंसर। तो जब भी आप सेम नंबर का 11 का स्क्वायर करते हैं तो यू कैन राइट दीज नंबर्स इन सच ए वे। आप गुणा करने मत लग जाना, गुणा करोगे तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, है ना। अभी तो 15 क्वेश्चन और बचे हैं ऋतु, अभी तो 15 क्वेश्चन और बचे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 5 बजे क्लास को ऑफ कर समय से, डोंट वरी। ओके, तो आसान सवाल था और आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए, एकदम करेक्ट आंसर आपकी तरफ से आया। एक और प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, और मैं चाहूंगा इसका जवाब भी आप दें, क्वेश्चन को गलती से गलत करने की ना कोशिश करें। ओके, वेट ए मिनट भाई, मेरा डिवाइस बंद हो गया। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं कि आपका जवाब बहुत अच्छे से हो। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है।
ओके लेट्स सी, -11/20, 7/-15, 71/-30 और -3/10 को अवरोही क्रम में किस प्रकार लिखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इसको। तो देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको कैसे लिखेंगे। दैट इज हाउ टू राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? दैट इज घटता क्रम। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी संख्या और फिर सबसे छोटी संख्या, है ना। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। और इन डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन आंसर देगा? ओके, ओ माय गॉड, सबसे तेजी से आंसर मिलने लगे हैं, क्या बात है। टी। तो देखो पहली बात तो सारे माइनस के टर्म है, चाहे माइनस ऊपर लगा हो चाहे नीचे, सिर्फ वो बहकाने के लिए लगा है। और आप ये भी जानते हैं कि माइनस में जो नंबर होता है, जो सबसे छोटा नंबर होता है वही सबसे बड़ा होता है, ये जानते हैं ना। तो हम इसको सीधा डिवीजन मेथड से करते हैं। जैसे मैंने कहा -11/20, दूसरा था 7/15 माइनस का, तीसरा था 71/-30 और चौथा था -3/10। डिवाइड करें तो यह है 0.3 नेगेटिव में। दूसरा आया, इसको डिवाइड करें तो यहां पर यह आया ऐसे हो जाए भाई ऐसे। अब जब इसको डिवाइड किया तो कितना बचा? आपने कहा 3 दूनी 6 बचा 1, 3 तिया 9 बचे 2, 3 छक 18 माइनस का। इसकी बात करते हैं बाद इसमें, तो 0.15 चौके 60 बचे 10, 15 छिक्का 90। इसको डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा भाई? 20 से डिवाइड करना था 0.110, 20 पंजे 100 बचे 10, 20 पंजे 100, ऐसे करोगे ना। अब क्योंकि ये सब माइनस हैं, और याद रखिएगा अगर इसमें माइनस नहीं है तो सबसे बड़ी संख्या ये होगी 2.36, लेकिन जैसे ही माइनस लग जाएगा सबसे छोटी संख्या ये बन जाएगी। तो चौथे नंबर पर तो ये आ गई। सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही? 0.3। 0.3 सबसे छोटा दिख रहा है ना, लेकिन ये माइनस में है, तो माइनस में जितना नंबर छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए? आपने कहा सर ये वाली है 30, तो पहले नंबर पर ये आएगी। अब देखो इसमें कौन सी आनी चाहिए? सब छोटी कौन सी है? 7/15 छोटी है ना भाई, 55 से देखा जाए और इसको देखा जाए तो ये माइनस में है, तो इनमें छोटी संख्या, मैंने कहा जितनी छोटी संख्या होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। तो 7/15 कहाँ आना चाहिए? 7/15 कहाँ आना चाहिए? हाँ जी, दैट इज दूसरे नंबर पर ना, क्योंकि 0.46 है। इसके बाद कौन सा बड़ा? ये तीसरे नंबर पर। तो यानी पहले नंबर पर -3/10, दूसरे नंबर पर माइनस का 7/15, तीसरे नंबर पर माइनस का 11/20 और चौथे नंबर पर 17/30। क्योंकि सब में नेगेटिव लगा है, अदरवाइज ये नेगेटिव नहीं होता तो पहले नंबर पर ये आती। सबको पता है ना कि जब नेगेटिव नंबर होता है तो जितना छोटा नंबर होगा उतना ही बड़ा होगा, इसलिए राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? दैट इज ए। अभी क्लियर है? समझ में आ गया सबको? आसान था। तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको माइनस प्लस का खेल दिखा देते हैं, जिससे कि आपके सवाल गलती की चांसेस की तरफ बढ़ जाएं। अच्छा शशि, अभी समझ में आया कि अगर ये नेगेटिव नहीं होता तो इसका ऑप्शन क्रम उल्टा हो जाता। क्लियर है? बहुत अच्छा। तो एक और सवाल आपकी तरफ भेज रहा हूं, संभालिए उसको भी। दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मैसे पे और लैसे पे, मैसे पे और लैसे पे होता है एलसीएम और एचसीएफ। क्रम से 3 और 105 है, उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना है? चलिए सपना समझ, सचिन समझ में आया? हाँ बिल्कुल आसान है, नहीं तो नेगेटिव पॉजिटिव में फंस जाओगे। आप सिर्फ पॉजिटिव कर लो, बाद में उसको उल्टा कर दो, आप नेगेटिव कर लो, बाद में उसको उल्टा कर दो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। दो संख्याओं का योग 36 है, दो संख्याएं हैं, सपोज करते हैं ए और बी, आप भी करते रहे साथ साथ में, क्योंकि मैं टाइम नहीं देता हूं, आप भी साथ साथ में करें और मैं भी साथ साथ में करूं आप लोगों के, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका टाइम जो है वो बच जाता है। मैं पहले आपका वेट करूं फिर कराऊं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन दोनों को जोड़ा जाए तो पहली कंडीशन क्या, इन दोनों को ऐड किया जाए तो 36 आता है। उसने कहा एचसीएफ और एलसीएफ भी दिया है, तो यहां लिख देता हूं, इनका एचसीएफ कितना है? आपने कहा 3। इनका एलसीएम कितना है? आपने कहा 505। ये तीन कंडीशन आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। उसने बोला है इनके व्युत्क्रम का योग। अब व्युत्क्रम क्या होगा भाई? व्युत्क्रम तो ए का 1/a और प्लस 1/b होना चाहिए। यानी ए बी अगर मैं एलसीएम लूं तो क्या आना चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
आपको इसका वैल्यू निकालना है, ये तो निकालना है। हाँ जी, इसे कोई, ये सिर्फ आपको दिखाऊं मैं, इसी ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए दिया। देखो, माइनस का 7/5, 7/-5 या माइनस का 7/5, इन सब का वैल्यू एक ही है। ठीक है, ये सिर्फ आपको बता देते हैं। इसमें क्या है, इसमें एनआर माइनस है, इसमें डीआर माइनस है, लेकिन जब माइनस से प्लस को डिवाइड करेंगे यू विल गेट माइनस। ओके, होप से क्लियर हो गया होगा मैंने क्या बताया आपको। चलिए, अब यहां पर हम सवाल की बात कर रहे थे, तो देख लेते हैं जवाब क्या है। जवाब पर अब सवाल को समझने की कोशिश करना इजी है। आपको बता दें, अभी आपको एक फॉर्मूला शायद याद होगा, नहीं है तो मैं याद करवा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। आप सबको पता है ना, तो मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। तो आपने क्या कहा, आपको तो पता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होती है। यानी ए बी को निकालेंगे तो क्या होगा, 3 × 105 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो अब ए प्लस बी का भी स्क्वायर निकालना पड़ेगा भाई मुझे, क्योंकि मुझे तो स्क्वायर पता नहीं है। तो ए प्लस बी 36 था, इसका मैं होल स्क्वायर कर दूं, कर दो। अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर करता हूं तो यू विल गेट क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए प्लस बी तो आपको पता है कितना, 36 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपको पता नहीं, लेकिन 2 × ab का पता है कितना, 3 × 105। क्लियर है, तो बात ठीक है। अब क्या करें, अब अगर मैं 36 का स्क्वायर आपसे पूछूं कि 36 का स्क्वायर क्या होता है, तो शायद आप में से बहुत सारे साथी बता पाए और बहुत सारे ना बता पाए, है ना। चलो, इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा, डोंट वरी, अभी इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, चिंता ना करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 36 का भाई स्क्वायर किस किस को पता है, जरा मुझे कोई है साथी बता दे। चलो मैं बता देता हूँ, 36 का स्क्वायर, 36 का अगर स्क्वायर कर देंगे यू विल गेट 1296। करेक्ट, 1296 होना चाहिए, इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 210 21 थी 63, 630 आएगा ना। 2096 नहीं होगा, 1296 होना चाहिए ना आकांक्षा। 36 का तो कर रहे हो। ओके, अब इसका देखो, देखो 105 दूनी 210 और 210 का मतलब 21 थी 630, तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1296 माइनस का 630, कितना आया 6, 9 में से 3 गया 6, 666। ये 666 मेरे सामने। क्लियर है, आपको सारी वैल्यू पता है, 666 अपॉन 3 × 105, यू कैन गेट द आंसर। क्लियर है, तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 भी बता देता हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये तो आप सॉल्व कर लोगे ना, इसको तो निकाल ही लोगे, आपका आंसर मिल जाएगा आपको, इसको तो कर ही लोगे अब, है ना। तो चलो, इसका आंसर तो आप लगा ही लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। चलो, तो 15, एक तरीका और बता दूं उसका, जरा एक तरीका और देख लो। सी आंसर है 7/35। एक और देख लो जरा इसका, तरीका नंबर 2 भी बता देता हूं। देखो, उसने बोला ए प्लस बी कितना है, 36 है। उसने बोला एचसीएफ आपको पता है कितना है, 3। ध्यान से समझना इस बात को, ये आपको कहाँ काम आता है, जब आपसे पूछता है कितने जोड़े पॉसिबल होंगे। एक सवाल आता है कि ऐसे इसको हल करने के कितने जोड़े पॉसिबल होंगे, तो वो ये वाला है, एचसीएफ बराबर 3 और एलसीएम इज इक्वल टू 105। अब देखो, अगर एचसीएफ 3 है तो संख्या का मतलब कितना हो जाएगा भैया, 3 एचसीएफ का मतलब होता है कि 3 ए का भी डिवाइड करेगा, 3 बी को भी डिवाइड करेगा, 3 दोनों में कॉमन होना जरूरी है, तभी तो उनका एचसीएफ है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 36। यानी क्या करें, तो ये क्या हुआ, a प्लस बी इज इक्वल टू 12। तो अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 12 आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है ना, और आपको क्या मिला है, एक्स वाई, इन दोनों को जोड़े तो कितना है, 105 दिया हुआ है आपके सामने। अगर मैं इनको जोड़ूं तो उसका मतलब क्या है,
मल्टी एलसीएम क्या है 3 इंटू एक्स इंटू वाई, क्योंकि 3 सबका एचसीएफ है तो एचसीएफ एक्स वाई क्यों लिख रहा हूं मैं, एचसीएफ गुणा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अगर मैं सबको को प्राइम नंबर मानूं तो इन तीनों का मल्टीप्लाई 105 होना चाहिए भाई। अगर को प्राइम नंबर है ए और बी आपस में तो को प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन ही उनका एलसीएम होता है। नमस्ते श्वेता, तो क्या करें, ए बी इज इक्वल टू 35। अब आपके सामने दो सवाल आ गए, ए प्लस बी 12 और ए बी बराबर 35। नाउ यू कैन फाइंड आउट द आंसर। क्लियर है? तो संख्या क्या बन गई, संख्या क्या बनी, इनको देख लें। दो संख्या आपके सामने आई तो एक्स और वाई का वैल्यू से निकाल लो, ए बी का वैल्यू निकाल लो। ए बराबर 7। देखो दो ऐसी संख्या जिनको मल्टीप्लाई करें तो 105 आए, दो ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ें तो 36 आए। तो आपने कहा ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो संख्याएं क्या होंगी, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी आपने, 5 और 7, 7 और तो कितना हो जाएगा 12, 5 दिया 15 और 7 दिया 21। संख्याएं पूछो तो संख्याएं ऐसे निकालेंगे, 15 और 21 दो संख्याएं। अब उसका स्क्वायर का ही कर दो, कर्म का ही हो, 1/15 जमा 1/21। नाउ यू कैन डू। तो दोनों तरीके से आप संभाल सकते हैं प्रश्न को, ये आपकी जिम्मेदारी है, मैंने दोनों तरीके बता दिए। चलो एक और, 12 गाय मिलकर 7 दिनों में 756 किलोग्राम घास खाती हैं, 15 गाय मिलकर 10 दिनों में कितने किलोग्राम घास खाएंगी? 12 गाय हैं जो मिलकर 7 दिनों में 756 खाती हैं, ओके। 15 गाय मिलकर 10 दिनों में कितने किलोग्राम घास खाएंगी? देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। उम्मीद से भरा जवाब, सिंपल सवाल है और शायद आपको याद होगा मैंने कितनी बार पढ़ाया है ऐसे सवाल आपको, कि असली मसाले सच सच और सीधे कर दो MDH MDH। तो 7 गाय मिलकर 7 दिनों में इतने किलोग्राम घास खाती हैं, तो गाय आदमी की जगह है, डेज डे हैं, काम 756 का है, तो क्या करेंगे, 12 गाय लिखते हैं ना, M1 B1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 और H2 अपॉन W2। अब देखो तो 12 आदमी की जगह गाय है, डेज कितने 7, घंटे दिए नहीं है, खाना खाती 756 इज इक्वल टू क्या बोला, गाय 15 है, डेज 10 है, तो कितनी घास खाएंगी ये आपको निकालना है, बस मल्टीप्लाई कर डालो। तो क्या करें भाई, ये हो गया ऐसे, सीधा करता हूं 15 गुणा 10 मल्टीप्लाई बाई 756 अपॉन 12 गुणा 7 बराबर एक्स। 12 छंग 72, 12 तिया 36, 9 सत्ते 63, तो 15 निम्न 135, 1350 किलो। सी इज द राइट आंसर। क्या बात है, क्या जलवा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों के जब आंसर मिलते हैं तो दिल गदगद हो जाता है। एक और सवाल, अच्छा सवाल है, चाहूंगा इसका जवाब आप बहुत अच्छे से देंगे तो मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप तैयार हैं? सिर्फ मैंने लगाया M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन W2, देन यू आर हियर एंड यू कैन फाइंड आउट योर आंसर इजीली। एक और सवाल, 10,000 लागत की एक वस्तु पर 50% की एकमात्र छूट, उस पर 40% तथा 10% की दो क्रमिक छूटों से कितनी बेहतर है? How much better than the only discount of 50% on an item costing rupees 10,000 and 40% on it and two successive discount of 10%? There are two on it and two successive discount of 40% and 10%. क्या बात है, बहुत तेजी से रुपए में आंसर देना, कितने रुपए का फायदा मिल जाएगा? ओ माय गॉड, तो आप सब लोग तैयार हैं और यहाँ पर ऑप्शन देने की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले सी ऑप्शन मिला है, दैट इज 500 रुपए, योगेश ने कहा है, चलिए बहुत अच्छा योगेश। बाकी सब लोग क्या कहते हैं, योगेश जी का तो आंसर ये है, आप लोगों का आंसर क्या कहता है, लेट्स सी, देख लेते हैं आपका जवाब भी क्या मिलता है। सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन, ओके ए, गुड, ए, वेरी गुड। कोई अब देखो सिंपल देखो, एक छूट तो 50% की है, एक छूट है 40% की, दो सक्सेसिव। और मैंने क्या बताया था, जब भी सक्सेसिव छूट हो, सक्सेसिव डिस्काउंट हो, सक्सेसिव प्रॉफिट हो, तो आप हमेशा इफेक्टिव परसेंटेज का यूज करते हैं ना।
तो अब क्या करें भाई, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, क्योंकि ये छूट है, डिस्काउंट है, तो हमेशा नेगेटिव होती है। तो भी माइनस का 40 माइनस का 10, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 40 गुणा 10/100, तो माइनस का 50 प्लस का 4 बराबर माइनस का 46, यानी मतलब क्या हुआ, 46% की छूट। यानी अगर ये दोनों डिस्काउंट दिए जाएं तो वो एकमात्र 46% की डिस्काउंट के बराबर होंगे। अब ये पहली वाली छूट 50% की, तो कितनी बेहतर हुई, पहली छूट 50% की थी, दूसरी वाली दोनों से निकाला तो 40%, तो 4% बेहतर है, यानी उसे 4% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब 10,000 पर 4% निकालो तो कितना आएगा, आपने कहा 400। 10,000 का 4% कितना होगा, बेचारे निकालता हूँ, 400 रुपये। राइट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सवाल को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करो, बेहतर तरीके से उसको अंडरस्टैंड करो, तभी उसका आंसर दो, देन इट विल इंपैक्ट, देन इट विल गिव यू समथिंग। क्लियर है, बहुत अच्छा, आपने जवाब दिया है बेहतरीन तरीके से, दैट्स वेरी नाइस। ओके, गुड, आगे बढ़े हम एक और प्रश्न की तरफ। आसान था, आप इसको पैसे में भी निकाल सकते थे कि देखो कि 10,000 रुपए और 50% की छूट करोगे तो 5,000 रुपए, और 40% की निकालोगे तो 4,600 रुपए, तो दोनों का डिस्काउंट कितना हुआ, 400। आप इसको डायरेक्ट रुपए में भी निकाल सकते थे, मैंने सीधा परसेंटेज में लाकर कर दिया है, बस इतना आसान था। एक और प्रश्न आपके, एक व्यक्ति क्रम से 6, 10 तथा 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर क्रम से 10%, 12% और 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या है। ए पर्सन इन्वेस्ट मनी फॉर 6, 10 and 12 years of simple interest at 10%, 12% and 15% per annum respectively. If after 3 years each scheme gets equal interest, then the ratio of these principal will be what? देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। अच्छा सवाल है, उम्मीद करता हूं जवाब मिलेगा तेजी के साथ। तो यहाँ पर जवाब देने की पूरी कोशिश की जा रही है और ऑप्शन मुझे मिल दिख रहे हैं आप लोगों के, वेरी गुड, उम्मीद पर खड़े हैं आप, और देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो सवाल को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि सवाल बहुत अच्छा है, 20वां सवाल है और काफी अच्छा सवाल ये आपके लिए होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए समझिएगा, देखिए अगर आप इसको ऐसे करोगे कि भाई माना मूलधन गुण दर समय बराबर, तो ये आपको बहुत टाइम टेकिंग होगा, और शायद आपको याद है कि ब्याज क्या होता है, मैंने क्या बताया था, शायद आपको याद हो कि ब्याज क्या होता है, हमेशा अगर ब्याज परसेंटेज में पूछा जाए तो दर गुणा समय होता है ना, दर गुणा समय होता है, दर गुणा समय का होता है। तो अगर मैं बात करूं तो 6 वर्ष वाले के लिए कितना ब्याज मिला होगा टोटल, आपने कहा 6×60, तो पहले वाले मूलधन में 60% ब्याज मिला, दूसरे वाले पर 120% मिला, तीसरे वाले पर 15 में 12 की गुणा करें 180, 180% मिला। भाई यही तो ब्याज मिलेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलेगा, बता दे रहा करो आप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ये प्रिंसिपल पर था, अभी मैंने प्रिंसिपल यूज नहीं किया है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूं तो कितना होगा, 1, 2 और 3, या 1, 2, 3, तो ये सिर्फ क्या है, ब्याज का रेशो निकला है, दैट इज द रेशो ऑफ ब्याज। लेकिन अगर मैं इसको प्रिंसिपल के साथ रखने की कोशिश करूंगा तो देन इट विल बिकम चेंज, दैट इज व्हाट इट विल बिकम 1, तो है ही, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और ये तीनों बराबर थे ऐसे, तो बोला ना तीनों ब्याज बराबर है, तो ये तीनों ब्याज बराबर है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो खुद देखो कि अगर ये ब्याज बराबर है तो इसको अगर के बराबर मानो तो ये 1/k, 2/k, 3/k, आप सीधा कर सकते हैं। मैं इसको सीधा अगर बताने की कोशिश करूं तो पहले पर जो ब्याज मिला वो कितना मिला, दैट इज 1, दूसरे पर ब्याज कितना मिला, प्रिंसिपल कितना होगा भाई, P2 दैट इज 1/2, और तीसरे पर क्या होगा, दैट इज P3/1/3। नाउ यू कैन
eliminate these things and you can take the 6 as the particular LCM, that is 6, 3 और 2, that is the right answer. ये मैंने डायरेक्ट करने की कोशिश की है। अगर मैं आपको इसको बेसिक से बताऊं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैंने माना पहला वाला प्रिंसिपल P1 है, दूसरा वाला P2 और तीसरा वाला P3 है। इसको आप जब तक ऐसे नहीं समझाऊंगा शायद आपको क्लियर नहीं होगा, है ना। पहला प्रिंसिपल P1, दूसरा P2, P3। तो हमने माना पहला वाला इंटरेस्ट कितना निकला, इंटरेस्ट 1। तो भाई पहले वाला प्रिंसिपल अमाउंट P1 था, उसकी दर कितनी थी, आपने कहा 10, समय कितना था 6 वर्ष अपॉन 100। तो पहले वाले पर जो ब्याज मिलेगा ये मिलेगा। इज इट क्लियर? दूसरे वाले पर निकालते हैं, I2 क्या होगा, इंटरेस्ट 2। तो P2 प्रिंसिपल 10, इसकी दर कितनी 12 और टाइम कितना था 10 वर्ष अपॉन 100। अगर मैं तीसरा वाला ब्याज निकालूं तो क्या होगा, आपने किस तीसरा वाला ब्याज वो था 15% की दर पर था, गुणा 12 वर्ष के लिए था अपॉन 100। अब आपको पता तीनों ब्याज बराबर हैं तो मैं इन सबको बराबर रख देता हूं। तो क्या होगा, P1 मल्टीप्लाई बाई 60 अपॉन 100 इजिकल टू P2 मल्टीप्लाई बाई 120 बटा 100, वही यार जो बता रहा था ना, इजिकल टू कितना हो जाएगा P3 मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन 100। सबके नीचे 100 तो उसको हटा सकते हैं हम आराम से। अब इसको मैं डिवाइड कर दिया 60 से, तो P1 इज इक्वल टू 2P2 इज इक्वल टू 3P3। ये तो हुआ। और आपको पता है जब भी आप किसी भी वैल्यू बराबर होती हैं, अगर वैल्यू बराबर होती हैं तो आप क्या करते हैं, हम P1 P2 P3 का नीचे ले आते हैं। तो P1 के नीचे तो 1 ही आ जाएगा। अब P2 को मैं लिख सकता हूँ उसको P2 अपॉन 1 अपॉन 2 पर आगे 2P तो हो जाएगा। इसको लिख सकता हूँ P3 अपॉन 1 अपॉन 3। तो बस इनका अनुपात क्या मिला P1 P2 P3 का, दैट इज 1:1 अपॉन 2 रेशो 1 अपॉन 3। 6 आपने एलसीएम ले लिया तो 6:3:2 ऐसे निकला है। मैंने आपको जब यहाँ डायरेक्ट बता दिया था कि सीधी गुणा करके इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, काम वही होता जो आपने किया है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? तो 20 प्रश्न थे, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आए होंगे। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है तो यू कैन आस्क, यू कैन रेज योर क्वेरी, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। तो आज के लिए इतने सवाल अच्छे लगे हों तो भाई लाइक कर दीजिएगा और फिर से इसी सेशन में जुड़िएगा जिससे कि मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बता पाऊं और आपकी जो यूपी टेट की प्रिपरेशन है या आप एमपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सी टेट की कर रहे हैं, वो बरकरार बनी रहे। थैंक यू वेरी मच।